नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस समय इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कोरोना को लेकर के कोहराम मचा है। ऐसे में जहां एक ओर कोरोना की वैक्सीन तैयार किए जाने के लिए लेबोरेटरी में वैज्ञानिक अपने अपने परीक्षण में जुटे हैं, तो वहीं शिक्षाविद बच्चों से लेकर के आम जन के लिए वो एडवाइजरी जारी करते हुए देखे जा सकते हैं जो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति के लिए हितकारी हो सकती है। इसी संदर्भ में जहाँ इंदौरिया टाइम्स मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत से लोगों से जुड़ रहा है, वहाँ तक पहुँच रहा है और लोगों तक उन सारी अपील्स को, उन एडवाइजरी को ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए हम हमारे क्षेत्र में कोरोना को लेकर के जो ग्राफ यूरोपियन कंट्रीज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ कोई चीज़ यदि बढ़ भी रही है तो उसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही स्लो है और वो स्लो ना होकर के उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए उस दिशा में हम कुछ लोगों से बात करें। जिनके साथ आज हम मुखातिब होने जा रहे हैं वो हैं मिस्टर पी.के. भाटी, प्रिंसिपल द राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल कोटपुतली। आपके साथ मेट्रो सिटी के भी एक्सपीरियंस हमें शेयर करने का मौका मिलेगा और आप हमेशा से 2 कदम आगे की सोच रखते हैं और यही वजह है कि इनके स्टूडेंट और पेरेंट्स हमेशा इनके साथ जब जब भी मिलते हैं तभी तक बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं। भाटी जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि इंडिया जैसी कंट्री के अंतर्गत 130 करोड़ के देश में अचानक से लॉकडाउन कर देना आसान तो नहीं था। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं इंदौरिया समाचार का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। देखिए, जहाँ तक आपका जो एक क्वेश्चन है, सवाल है कि आज कोरोना एक वैश्विक महामारी, एक ग्लोबल लेवल पर ये पूरा एक डिसीज जो इन्फेक्टिव डिसीज है, एंड आई थिंक globe that is suffering from that. More than 200 countries they are suffering. और 200 से ऊपर जहाँ देश जो अपने आप में एक मॉडर्न देश हैं, लाइक अमेरिका दैट इज अ सुपर पावर, ब्रिटेन, कनाडा, सबसे बड़ी जो खास चीज़ है जो आपका क्वेश्चन है कि क्या ये कदम माननीय प्रधानमंत्री जी का सही है या गलत है, बिल्कुल कदम उनका बहुत अच्छा था, एक अच्छी सोच थी, क्योंकि जिस तरह इस बीमारी के बारे में जो बताया गया है डॉक्टर्स की एक टीम ने या चाहे WHO ने कि इसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग दैट इज रिक्वायर्ड। जब तक हम 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे तो शायद हम इन्फेक्शन को और बढ़ावा देंगे। तो लॉकडाउन का जो अर्थ था, जो मीनिंग था कि लोगों को अपने घर के अंदर रहना है, घर से बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलना है, क्योंकि जब तक आप घर में नहीं रहेंगे, दूसरे व्यक्ति से आप मिलते रहेंगे तो ये डिसीज बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अभी कहना चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। और जो हमारे देश में जो 22 मार्च से जो लॉकडाउन किया गया है, मैं तो मानता हूँ कि इसको लगभग 2 वीक पहले से ही करना चाहिए कि इतने केसेस भी नहीं बनते। हाँ, अभी भी गोवा और दमन जैसी जगह पे वहाँ पे 34-35 का ही आंकड़ा है, जहाँ लोगों की हजारों में संख्या जा रही है, तो कोई तो वजह। 133 करोड़ की जनसंख्या का एक विशाल देश, जहाँ पर आज मुझे कहते हुए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी वेल, कि हमारे मुश्किल से 33,000 केसेज हैं, एंड आउट ऑफ दैट 8,000, मोर देन 8,000 दे हैव रिकवर्ड, राइट? ओनली यू कैन काउंट द फिगर्स, more than 1,000, hardly 1,000, this is a death. So India एक जो हमारा इतना विशाल देश जो जनसंख्या में आज दूसरे नंबर पर है, और मेरे ख्याल से विश्व के 20 देशों की जनसंख्या तो अकेले इंडिया के बराबर होगा, चाइना के बाद, और उन देशों में कितने आप 50,000, 60,000 लैक्स के अंदर इन्फेक्शन है, कितने लोग मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा डिसीजन था कि इतने विशाल देश के लिए और एक इतना बड़ा फैसला लिया गया तो लॉकडाउन का, तो हम सब नागरिकों का भी एक दायित्व बनता है कि हम उसको मेंटेन रखें। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन था निश्चित रूप से देश की एकजुटता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा था और परिणाम सामने है जिसकी तारीफ UNO भी कर रहा है, WHO भी कर रहा है, और जिससे देखे वही व्यक्ति इंडिया को एक रोल मॉडल के रूप में इस समय देखने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल दूसरा यहाँ पर ये है कि वो 3 जोन भी बनाए उन्होंने, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन है। आपको क्या लगता है, क्या जोन में डिवाइड करके हम इसके संक्रमण पे कुछ अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक जोन की बात है, लगभग हमारा आधा देश ग्रीन जोन में आ गया है, जहाँ तक मैं मानता हूँ जी। लेकिन पूरे देश के अंदर हम लॉकडाउन एक साथ खत्म नहीं कर सकते। कुछ हमारे हॉट एरियाज हैं जहाँ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
और ज़्यादा इन्फेक्शन की। जी। तो इसलिए हमें जोन में तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। उसका भी एक रीज़न ये है, अगर हम इसको जोन में डिवाइड नहीं करेंगे तो पूरे देश की गति एकदम से रुक जाएगी। इसके अंदर फार्मर किसान भी हैं, छोटे छोटे मजदूर भी हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी हैं। तो उन लोगों का एक आमदनी अगर रुक जाएगा तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। यानी इकोनॉमी मैटर करती है। इकोनॉमी तो हर जगह मैटर करेगा। क्यों करेगा उसका भी रीजन है। आप 133 करोड़ लोगों को कहां से खिलाएंगे? आपके जब संसाधन सारे बंद होंगे और एकदम से जब लॉकडाउन खुलेगा, आपके जितने संसाधन जो स्टोर थे वो सब खत्म। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? हाँ, प्रोडक्शन ही एकदम से लोग मनमानी करेंगे, रेट्स हाई होंगे। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और जितनी भी हमारी सरकारें हैं, क्षेत्रीय गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी अपने अपने लेवल पर लॉकडाउन को खोलने का और किन्हीं स्थानों पे उसको जारी रखने का अपना एक अधिकार स्वरूप अपने विवेक से उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नहीं भट्टी जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा कि जान और जहां, दो शब्द उन्होंने काम में लिए थे। उन्होंने कहा था जान, यानी पहली प्रायोरिटी उनकी जान बचाना है, सुरक्षा है, देश के नागरिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। और फिर जहां जो है वो उसकी संसाधन, उसकी आजीविका, वो सारी चीजें उसमें मैनेज हो। इन चीजों को लेकर ये 3 जोन भी सोचे जा रहे हैं। बराबर प्राइम मिनिस्टर की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मॉनिटरिंग करते रहे हैं। और देश में अपने आप में एक ऐसी बात थी कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी पूरा देश इस समय एकजुट है। नॉन पॉलिटिकल तरीके से जिस तरह से इंडिया ने कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। मैं यहाँ से दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो कोरोना वॉरियर्स जैसा एक शब्द आया, जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उसके बाद उन्होंने ताली और थाली बजाकर उनकी जो हौसला अफजाई की थी, वहाँ से ये शब्द डेवलप हुआ, कोरोना वॉरियर्स। और आज जो कोरोना वॉरियर्स में शामिल किए गए लोग थे, उनके साथ कुछ तथाकथित एंटी सोशल एलिमेंट्स के जरिए जिस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसे आप किस हद तक टॉलरेबल मानते हैं? क्या सरकार को सख्ती से? हम राजस्थान की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने भी काफ़ी सख्ती से इसके ऊपर काम किया। जहाँ तक बात थी कि ताली बजाना, थाली बजाना, ये सिर्फ किसी को एक सम्मान देने की बात होती है। उसके बाद दीपक जलाए गए, उसका भी हो सकता है कोई ज्योतिषीय भी उसका कोई तालमेल होगा, मुझे इतना ज्ञान नहीं है ज्योतिष का। बट लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे हम पेशेंट रहेंगे। पेशेंस के अभाव में हम पेशेंट हैं। हम क्या पूरे संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोरोना की आज चपेट में है, चाहे वो नहीं है, चाहे मैं 100 साल पहले की बात करूं, 100 साल बाद की बात करूं, जब तक व्यक्ति पेशेंस नहीं रखेगा वो हमेशा पेशेंट रहेगा। नहीं भट्टी जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि जिन कोरोना वॉरियर्स के साथ जो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा जो घटनाएं घट रही हैं, वो कितनी सरकार के लिए टॉलरेबल हैं और क्या उन्हें सख्ती से निपटा जाना चाहिए? उसी आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों में, टीवी पर जो हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो अराजकता जो फैली हुई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार का सहयोग नहीं करते हैं, उस चीज़ को और फैलाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स हैं जो जानबूझ करके कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। सरकार को सख्ती से उनको जो है पेश आना चाहिए और ये नॉन टॉलरेबल है। क्योंकि इतनी बड़ी जो महामारी जो आज पूरा विश्व इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन जो महाशक्तियाँ हैं, चाहे रशिया है जी, उनके लिए जो आज जो उन्होंने परमाणु बम बनाए, जो उन्होंने इतने अस्त्र शस्त्र बनाए, आज सारे बेकार हैं और एक एक गोली के लिए एक गोली के लिए। और फिर जब पूरा हमारा देश इस बात को जानता है, सब इस बात से जानकारी है उनको कि आज दूसरे देश, किसी के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं है, किसी के पास टैबलेट्स नहीं है, जो बड़े बड़े विकसित देश होते हुए अगर हमारी जो समाज अगर ऐसे कुछ बैड एलिमेंट्स की वजह से अराजकता फैलाएंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे, तो ये सबसे बड़ा मानवता के ऊपर एक कुठाराघात है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को बख्शा जाए। अब एक डायरेक्ट सवाल आपके अपने प्रोफेशन से भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मीडिया को कुछ लोग टच करते रहे हैं। इस महामारी के दौर में हर एक व्यक्ति ने अपना अपना योगदान दिया है।
यहाँ तक कि बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ करके उसमें जो राशि थी उसे भी सरकार के खाते में जोड़ने का प्रयास किया है। यानी रामेश्वरम के स्कूल में जो योगदान एक गिलहरी का था, वही योगदान बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के भी दिया है। तो वो सफाई कर्मचारी जिसे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुत निचली पायदान पे महसूस किया जाता है, उन्होंने भी अपनी सैलरी उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट की है। उधर दूसरी बात करी जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी उसमें डिडक्ट की गई है या उसके डीएस को किया गया है, जबकि प्राइवेट सेक्टर भी पैरेलल गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहा है हमेशा। वो न केवल बराबर एजुकेशन दे रहा है बल्कि कई जगह बेहतर एजुकेशन दे रहा है। तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के या अभी जिस तरह से पूरी इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई है, उसका असर एजुकेशन पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक सवाल तो मेरा ये है। इसके साथ आप ये भी प्लस करके देखेंगे कि जिस तरह से अभी सरकार ने प्रमोशन दिया है बच्चों को, केवल फाइनल ईयर के ही एग्जाम होंगे, इससे पहले की क्लासेस प्रमोट हो जाएंगी सारी। आपको नहीं लगता कि बच्चों में ये वीकनेस एक लंबे समय तक उन्हें से देगी? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है और एक शिक्षाविद होते हुए मैं आपकी बात को इस तरह से प्रस्तुत करूंगा कि लगभग सभी स्कूल्स में, ऑल द स्कूल्स, दे कंप्लीटेड देयर सिलेबस और 90% स्कूल्स के मैक्सिमम एग्जामिनेशंस भी हो चुके थे। हार्डली किसी भी स्कूल के मुश्किल से 1 या 2 एग्जामिनेशन बचे थे बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर। बोर्ड की जो परीक्षा का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट करती है। नाउ द गवर्नमेंट दे हैव गिवन अस द फ्री हैंड कि आप अपने बच्चों को प्रमोट कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हम प्रमोट करें या ना करें, जो आपका जी मेरे से जो सवाल है कि उनको ये प्रॉब्लम आगे लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसमें मैं नहीं मानता कि उनको कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सभी बच्चों का हम इवैल्यूएशन पूरा कर चुके हैं। हार्डली कोई जीके, मोरल एजुकेशन या कोई एक मुश्किल सी सब्जेक्ट बचा है, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स दोबारा से एग्जामिनेशंस करवाएं, बच्चों का टाइम खराब करें, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों के यूनिट टेस्ट, उनके सरप्राइज टेस्ट, UT1, UT2, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, नहीं, ये सीबीएसई पैटर्न की आप बात कर रहे हैं, अपने पैटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत ये सारे स्लैब जो थे वो सारे फॉलो किए जाते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल के अंदर फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि हम जितने भी दिशा निर्देश, चाहे वो सीबीएसई से हो, चाहे वो राज्य सरकार के बोर्ड के हो, वो हमें मानने पड़ते हैं। और बच्चों के अगर आज हमारा बच्चा एक शिक्षित होगा, उसको अच्छी हम शिक्षा देंगे, तालीम देंगे, तो वही तो हमारे देश का फ्यूचर है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यदि हम बात ये करें कि अभी जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन एडवाइजरी को हम लोग काम में ले रहे हैं जी और घरों में हम रह रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन एजुकेशन सक्रिय होगी, बड़ी इफेक्टिव तरीके से वो सामने आ रही है। आपने अपने स्कूल से भी आपने ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बहुत महंगी एजुकेशन लेकर के बच्चों को आपने जिस तरीके से उसके इस समय का सदुपयोग करने का जो कदम उठाया है, वो राजस्थान इंटरनेशनल स्कूल का एक बहुत सराहनीय कदम है। तो ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से इस दौर के अंतर्गत बच्चों के फ्यूचर को इफेक्ट कर सकती है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो कैंपस एजुकेशन होता है, लाइव क्लासरूम एजुकेशन, एक ऑनलाइन एजुकेशन। जहाँ तक बात बड़े बच्चे की होता है, वो उस बच्चा उसको ट्रैक में आ सकता है थोड़ा सा ऑनलाइन एजुकेशन से। अगर हम रूटीन में भी जब स्कूल पूरा लगता है हमारा, चलो ये तो एक कोरोना एक महामारी आ गया, एक हमारा मजबूरी है। यस यस, मैं कहता हूँ कि सभी स्कूल्स को 9th to 12th आफ्टर स्कूल आवर्स भी उनको कुछ ऑनलाइन देना चाहिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें किसी भी, क्योंकि आप अगर एक बच्चे को 9th से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं करते हैं, वो बच्चा आपका आफ्टर 12th जिस भी फील्ड में जाएगा, वहाँ पर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करना होता है। तो आप मुझे बताइए कि जिसको मैंने ट्रेनिंग नहीं दिया बच्चे को, वो कैसे पास होगा? कैसे पास होगा? तो ऑनलाइन आज देखिए, समय के साथ हमें चलना है। आज पूरे ग्लोब के अंदर, मैं राजस्थान स्कूल में क्या पढ़ाता हूँ, पूरे ग्लोब के अंदर वो चीज़ होती है, क्योंकि ये ग्लोबल एजुकेशन है। ये अब रीजनल एजुकेशन नहीं है, किसी रीजन के हिसाब से हम कोटपुतली में क्या पढ़ाना है, रोड में क्या पढ़ाना है। पूरा करिकुलम जो नेशनल करिकुलम है, जो हमारी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बिल्कुल सेम है। सीबीएसई के स्कूल फॉरेन में भी हैं। तो इन सब में हमें देखते हुए देखिए, हम अपने बच्चों को एक ग्लोबल लेवल के ऊपर तैयार करते हैं, इसलिए हमने उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो इस लेवल से हम बढ़ाने की कोशिश में है कि हमारा जो बच्चा, राजस्थान स्कूल का जो बच्चा अगर आज के दिन मेरे पास पढ़ता है, वो अगर अमेरिका में भी जाए तो वो ये ना सोचे कि मैं कहाँ। हर नागरिक
कहीं नहीं उसका रोल होता है। मैं विलियम शेक्सपियर की एक लाइन आपको बोल देता हूँ, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर मेयर कैरेक्टर्स, वी प्ले आवर रोल एंड वी पास अवे। बिल्कुल ठीक। हर आदमी अपना रोल अदा करता है। एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा है, क्या वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा? आप बताइए मुझे। और यदि सभी अपना अपना रोल ईमानदारी से अदा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी एक समान भाव से सभी को बेनिफिट मैं देना एक है। चीज मानता हूँ, भारत देश जो हमारा है, जिसको सोने की चिड़िया भी बोला गया है, बड़े से बड़े योद्धा हमारे देश में हुए, बड़ी से बड़ी इन्वेंशंस हमारे देश में हुई, जहाँ पर पुरानी कथाओं में हम सुनते थे उड़न खटोला होता था। हाँ हाँ। ठीक है, सर संहिता सब यहाँ थी, च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने बनाया, बड़े से बड़े वैद, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़ी से बड़ी चीज़ें, चाहे आर्यभट्ट है कोई भी है, हमारे देश में पैदा हुई। हमने इस पूरे वर्ल्ड को एक जीरो शून्य के बारे में बताया। हर आदमी अपना कुछ न कुछ योगदान, अपनी एक बायस्ड अप्रोच को छोड़ करके, नेगेटिव अप्रोच को छोड़ करके, पॉजिटिव होकर के देश के अंदर अगर अपना योगदान देता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, ये सारी चीज़ें हमें भूल जाना चाहिए। देश की उन्नति, विकास के लिए हमें एकजुट होकर के तब आगे बढ़ना चाहिए। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टूडियो को समय दिया और विभिन्न जितने भी सवाल मेरे द्वारा किए गए आपने बड़े ही पोलाइट और एक तथ्यात्मक तरीके से आपने उन सब का जवाब दिया। मैं जो भी व्यक्ति इस समय इंदुरिया टाइम से मुखातिब है, मैं आप सब लोगों को आपका धन्यवाद करते हुए बताना चाहूँगा कि जहाँ देखो वहाँ कोरोना, इस बात की चर्चा भी अभी यहाँ पर हुई। तमाम मीडिया के जो भी सेटअप रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सभी जगह एक चीज़ थी। आज इस वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए, मास्क लगाया जाना चाहिए, हाथ बार बार धोया जाना चाहिए, क्योंकि ये इतना कॉपी हो चुका है, इतना हो चुका है। इसके परिणाम ये हैं कि आज हिंदुस्तान की जो रेटिंग है वो उस वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में बहुत ही कम है, जहाँ के कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जहाँ हजारों में बढ़ रही है, वहाँ यहाँ सैकड़ों में भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसा ना कहकर जिन मुद्दों पे चर्चा की गई है और एक राष्ट्र निर्माता से जो एक्सपेक्टेशंस की जा सकती थी, उसी के अनुरूप आपने जो बात कही, वो जो सार रूप में यदि मैं मानूं तो आपने यही कहा, बिना बायस हुए यदि राष्ट्र हित में कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है तो उससे बड़ी कोई राष्ट्र सेवा नहीं हो सकती। नंबर 1। दूसरी बात, आपने जो बात की वो एक शिक्षाविद होने के साथ साथ, एक प्रिंसिपल होने के साथ साथ, एक विद्यालय के मुखिया होने के साथ साथ और बच्चों के वेलविशर होने के लिए जो आपने बात कही कि बच्चों को इस लॉकडाउन के दौरान भी किस तरह से एक बेटर एनवायरनमेंट का एहसास करवाया जा सकता है, उसमें न केवल स्कूल एनवायरनमेंट का रोल है बल्कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ उसकी क्रिएटिविटी को कुछ इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करें ताकि वक्त तो गुजर जाएगा ये, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो उनका क्रिएटिव माइंड को देखने का, मॉनिटर करने का मौका उन्हें मिला है, बड़े खुशनसीब महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग एक साथ फैमिली आकर साथ होती है, टेबल पे सब लोग खाना, डिनर और लंच एक साथ होता है, सबके आने जाने के एक दूसरे के शौक का पता लगता है, उनकी गुड और बैड हैबिट्स को हम चिन्हित कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कभी चाहकर भी नहीं एक साथ देख सकते थे। बात यदि एनवायरनमेंट की जाए तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ओजोन परत का जो छेद होने की संभावना थी वो काफी कुछ रिकवर होने की कोशिश हो रही है। आज सुबह सुबह टीवी चैनल की हम बात करें तो गंगा और यमुना का पानी इतना निथरावा दिखाई दे रहा है। एक डर पैदा किए हुए आमजन के बीच में उस माहौल को पैदा करने की जरूरत है जिससे कि वो बिना पैनिक हुए कुछ क्रिएटिव कर सके, बेटर फील कर सके और निरंतरता का परिचय दे सके। सभी भारतवासियों को इस बात का फक्र है कि हम सभी लोगों की सामूहिक जो एक प्रयास जो हमारे द्वारा किया गया, हमारी जो एकता की बात सामने आई थी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने यदि ये कहा कि आज हमें दीपक जलाना है तो हमने दीपक जलाया, उन्होंने कहा कि हमें घरों में रहना है तो हम घर में चले गए हैं, सड़कों के ऊपर सन्नाटा हो गया है। तो इसी तरह के हम अपने मुखिया का हौसला अफजाई करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी देश के भविष्य का ख्याल सदैव रखेंगे। आपका पुनः एक बार बहुत धन्यवाद।